अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बरगड़ इशफाक हसन अगेन अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप चाहते हैं कि आपको लेटेस्ट वीडियो और वीलॉग इस पे मिलते रहें तो बेल आइकॉन को भी दबा लें। आज मैं इस वीलॉग में बात करूंगा जो इशू मेरे दिल को वो चीरता है एज ए फ़ौजी कि इस मुल्क का सारा बजट खा गई है फ़ौज और इनकी परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस कुछ नहीं है। मैं उसके ऊपर कुछ आपको कुछ हकीकत बताना पसंद करूँगा। नाज़रीन, ये फ़ौज, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इस मुल्क की एक एक पाई उस हफाजत, उस सलीके, उस तरीके से इस्तेमाल होती है, जहन में ये चीज़ रखते हुए कि ये बहुत गरीब मुल्क है और हम ये सारा कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए कम से कम पैसा हर ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल करना है। आप देखें कि हमारा थ्रेट क्या है। इंडिया हमारा सबसे बड़ा थ्रेट है। इंडिया की जो डॉक्ट्रिन है, मिलिट्री डॉक्ट्रिन, वो ऑफेंसिव डॉक्ट्रिन है, यानी कि वो कहता है मैं आप पे हमला करूँगा। इस खित्ते में सारे में आप देख लें, एशिया, साउथ एशिया, सारा कुछ चाइना डाल के, किसी की ऑफेंसिव डॉक्ट्रिन नहीं है। चाइना की डॉक्ट्रिन जो है, मिलिट्री डॉक्ट्रिन, वो डिफेंसिव है, टोटली डिफेंसिव। वो कहते हैं हम अंदर बैठ के अपना दिफा करेंगे, हमला नहीं करेंगे। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, वो सारे यही कहते हैं। आप श्रीलंका में देख लें इंडिया ने क्या किया। प्रभाकरन को उठा के टेररिस्ट करके एक दफ़ा उनको ऑर्डर दे दिया कि आप ये जगह खाली कर दें टेररिस्ट के लिए, अदरवाइज़ हम हमला कर देंगे। आप उनकी फंडिंग सब कुछ, तो डिज़ाइन बड़ा क्लियर है हेजमोनिक इंडिया के इस खत्ते में। वो जो भी थोड़ा सा नीचे झुकता है उसको काबू कर लेते हैं। म्यांमार का देख लें, उनके इलाके पे कब्जा किया हुआ है। तो इंडिया के एक हेजमोनिक डिज़ाइन है जिस पे वो बहुत ज़्यादा डिफेंस स्पेंडिंग कर रहा है, क्योंकि वो हमला, उसकी डॉक्ट्रिन है कि मैंने हमला करना है। जब हमला करना है तो फिर बहुत कुछ खर्च करेगा। हमारी डॉक्ट्रिन है कि हमने बैठ के दफा करना है और जब मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह ताला जाके हमला भी करेंगे इंडिया के अंदर। तो उस हिसाब से हम अपनी स्पेंडिंग, अपने मुल्क की ताकत, इकनॉमिक सिचुएशन, वो अपने अवाम का जो हमारे ऊपर जो एतमाद है उसको सबको नज़र रख के वो करते हैं। मैं अभी ये बता दूं आपको कि सारा बजट नहीं खाती फ़ौज। फ़ौज कम से कम ज़रूरियात के लिए, जिससे हम इंडिया को जवाब दे सकें, सिर्फ वो पैसे लेती है। उस पैसों से क्या क्या करती है मैं ये भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये देख लें कि ये सारा बजट नहीं है, इट्स ए टोटल 18% ऑफ अ बजट, $10 बिलियन। इसके मुकाबले में जो आपका दुश्मन है उसने इस दफ़ा $110 बिलियन खर्च किए हैं। $110 बिलियन के अलावा वो कहता है कि मैं $100 बिलियन के हथियार भी खरीदूंगा और वो इसके अलावा है। और आप देखिए कि 10 बिलियन, $110 बिलियन उसके अगेंस्ट हैं। हम एक फ़ौजी के ऊपर 34,000 रुपीज़ खर्च करते हैं उसकी तैयारी के लिए, उसके सारा कुछ उसके करने के लिए। इंडिया अपने एक फ़ौजी के ऊपर 5 लाख रुपया खर्च करता है। अमेरिका की डिफेंस स्पेंडिंग $732 बिलियन है। फ़र्क देखें ज़रा उनमें और आपकी फ़ौज के बीच में फ़र्क, स्टैंडिंग क्या है। हम डिफेंस स्टैंडिंग में 34वें नंबर पे हैं दुनिया में, लेकिन आपकी फ़ौज की ताकत, आपकी वजह से, आपकी स्ट्रेंथ जो हमें मिलती है उसकी वजह से फ़ौज की ताकत और इसकी परफॉर्मेंस जो है वो 5वें नंबर पर ग्रेड की जाती है। आपकी ISI जो आपका फ़ख्र है, गुरूर है, बाहर वाले मुल्क कह रहे हैं, वो कहते हैं जैसे नंबर 1 ISI इंटेलिजेंस एजेंसी, लेकिन यहाँ एक तबका है जो उनको भी गालियाँ देता है, उनको भी कहता है ये तो ये हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाता है। तो इस छोटे से मीगर बजट में ये सारी अचीवमेंट आप करते हैं, और इसी छोटे से बजट में आप देख लें कि कहाँ पे $110 बिलियन, कहाँ $10 बिलियन। इस छोटे से बजट में आप जहाँ जाते हैं माशाल्लाह अपने मुल्क का झंडा अवाम की ताकत से वहाँ से नस्ब करके आते हैं। एक्साइज टीम स्पिरिट कैंपेन पेट्रोल होती है यूके में, पिछले 7-8 साल से हो रही है। दुनिया की 20 बेहतरीन आर्मी हिस्सा लेती हैं। USA लेती है, यूके लेता है, ऑस्ट्रेलिया लेता है, इंडिया लेता है। हर दफ़ा आपकी ताकत से मार के आते हैं और पहली पोजीशन लेके आते हैं वहाँ पे।
ये फ़र्क है $10 बिलियन आर्मी का और $110 बिलियन आर्मी का। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में गए, वहाँ पे इंटरनेशनल फायरिंग कंपटीशन, वहाँ पे झंडा गाड़ के आए, जीत के आए। ये फ़र्क है, वहाँ भी 22 आर्मीज आती हैं। चाइना में गए, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह यही 10 बिलियन 18% बजट वाली आर्मी जो है वो स्नाइपर कंपटीशन जीत के आपका झंडा लगा के आई है। इसके अलावा अपने मुल्क में हम करते हैं पेसर्स कंपटीशन, यहाँ पे 12 आर्मीज आती हैं, उनमें अपना झंडा लगाया, जीता है। उसके बाद टीम स्पिरिट यहाँ पे होती है, उसमें अपना झंडा लगाया, जीता। कहाँ पे आपको सरनगू किया है? इतने कम रिसोर्स के बावजूद कहाँ पे इस मुल्क को, इस अवाम को हमने सर झुकाने पे, देखने पे मजबूर किया। हमने हमेशा आपका सर उठाया अपनी अल्हम्दुलिल्लाह काबिलियत से, अपनी अहलियत से, और एक एक पैसे को सही जगह लगा के आपका हर जगह पे, हर फोरम पे सर उठाया। यूएन मिशन में देख लें, यूनाइटेड नेशन मिशन में लार्जेस्ट कॉन्टीजेंट है, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ, सबसे ज़्यादा सर्विसेज आपके मुल्क की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा यही 18% में आपने दुनिया के हैरान कर दिया जब आपने एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन किए और एक मिसाल कायम कर दी। वो बड़ी बड़ी ताकतें, सुपर पावर जो $800 बिलियन खर्च करती हैं, बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है, कहीं कामयाब नहीं हो सकी। अमेरिका उसी $800 बिलियन में से 73 साल से जंग में रहा है अपनी आज़ादी के बाद। 73 सालों में से उसने एक जंग जीती है। आपकी इस फौज ने इसी 18% में से, मैं बताना चाहता हूँ, 1948 में दुश्मन का मुंह खट्टा किया और दुश्मन को भागने पर मजबूर किया और सारा आज़ाद कश्मीर आज़ाद करवाया। बेसर सामानी की हालत में थे, कुछ था ही नहीं हमारे पास उस वक्त 18% भी नहीं था, लेकिन कौम की स्ट्रेंथ हमारे साथ थी। कौम ने ये सब्ज़ परचम जो उठाया हुआ था वो हमारे साथ था, उसको झुकने नहीं देना था। 65 की जंग देख लें, इंटरनेशनल अखबारात पढ़ लें, बड़े गुरूर से जो भारत आया था, बेसर सामानी की हालत में भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। अल्हम्दुलिल्लाह इबरतनाक शिकस्त थी उसको। 26 के मुकाबले में 115 जहाज़ और कितनी कैजुअल्टी और सारा स्क्वायर मीटर इलाका जो है वो आप कैलकुलेट कर लें। उसके बाद 71 है। 71 के हमें बहुत ताने दिए जाते हैं, इस पर मैं अलहदा वीलॉग करूँगा और मैं बताऊँगा इसकी रीज़न क्या थी। इसकी पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड सोशल रीजन थी सारी की सारी, जिसको फौज सारा पहले सारे इशू को स्नोबॉल बनाया गया, उसके बाद फौज के पल्ले में डाल दिया गया इसको। कौमों के इस पे रूजो ज़वाल आते हैं, लेकिन कौमें अपनी फ़ौज के साथ मिलके, अपने लोगों के साथ मिलके अपने मुल्कों को खड़ा करती हैं। जैसे जापान खड़ा हुआ है, जर्मनी खड़ी हुई है, लेकिन हम अपनी फ़ौज की टांगे कुतरने पे लग जाते हैं। उसके बाद आप कारगिल में देख लें, कैसे कारगिल में भारत की गर्दन को दबोचा, लेकिन पॉलिटिकल सीन पे जाके, पॉलिटिकल चेयर पे बैठ के हम फतह को भारत के हाथ में वापस दे के आ गए। उस 27 फरवरी भी नहीं भूलने दूंगा। सरप्राइज, इट वॉज नॉट ओनली अ सरप्राइज फॉर द इंडिया, इट वॉज अ सरप्राइज फॉर द वर्ल्ड एंड वी विल गिव मोर सरप्राइज। ये तो थी ऑपरेशन और जंगों की बातें। बाजोड़ ऑपरेशन ले लें, जनरल तारक खान द सन ऑफ सॉइल, वो कहते हैं कि जब मुझे ऑर्डर मिला वहाँ ऑपरेशन करने का, तो वहाँ पे अफ़गानिस्तान की हुकूमत थी, अफ़गानिस्तान के लोग वहाँ बैठे हुए थे, अफ़गानिस्तान का झंडा लगा हुआ था, टैक्स कलेक्शन हो के रेवेन्यू अफ़गानिस्तान जा रहा था, सारी रोड्स उन्होंने कब्जा की हुई थी, जाने का रास्ता नहीं था। मैं हेलीकॉप्टर से जाके कचहरी में उतरा और अल्हम्दुलिल्लाह 3 माह में वो पूरा एरिया क्लियर कर दिया, इसी 18% में से। फिर इसी 18% में से आपने देखा स्वात ऑपरेशन हुआ, वो भी मुत्तहदा मजलिस अमल की गवर्नमेंट ने मौलवी फजलुल्लाह को फलने फूलने दिया वहाँ पे। जब पानी सर से गुजर गया, फिर फौज को बुलाया, जी आके कुर्बानियाँ दे दी यहाँ पे। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया की हिस्ट्री में पहली दफ़ा एक जनरल हेलीकॉप्टर से लैंड किया वहाँ पे अपने जवानों के साथ। उन्हीं हालात में, उन्हीं टूटी फूटी बासी रोटियाँ खा के उन्होंने वो ऑपरेशन किया। उसी 18% में से आपको सक्सेस दिलाई। फिर उसी 18 में से ज़रबे अज़्ब शुरू हुआ और आपने देखा किस तरह इस इलाके में अमन किया। उसी 18 में से जनरल बाजवा साहब सिपा सालार ने रद्दल फसाद शुरू किया और इस मुल्क में अमन ला दिया।
कोई एग्जाम्पल बता दें, कोई एग्जाम्पल बता दें पूरी दुनिया में। अमेरिका अफ़गानिस्तान से जलील होकर निकला, अमेरिका इराक से जलील होकर निकला, इजराइल अभी तक फाइट कर रहे वहाँ पे अपने इलाके में। ये सिर्फ पाकिस्तान आर्मी का कमाल था। हमारा कमाल उस वक्त हुआ जब हमारी नेशन ने पूरा हमारा साथ दिया। आप जो हमारा साथ देते हैं उससे हमारी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, उससे हमें एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी से हम लड़ते हैं, उसी एनर्जी की वजह से सक्सेस हुई। इट्स एन एग्जाम्पल इन द एंटायर हिस्ट्री इन द वर्ल्ड एवर। आपका जो पैकेज है उसको स्टडी के तौर पे लिया जाता है कि कैसे आपने टेररिज्म को शिकस्त दी है इस दुनिया में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसी 18% में से 8 लाख फ़ौज को तनख्वाहें दी जाती हैं, जिसमें एयरफोर्स भी है, बहरी फ़ौज भी है और आर्मी भी है। उसी 18% में से हमने ये बहुत बड़े बड़े मिसाइल बना के इंडिया को नीचे झुकने पे मजबूर कर दिया। उसी 18% में से JF-17 थंडर बना, उसी 18% में से आप मुशाक त्यारे बनते हैं, उसी 18% में से अल खालिद टैंक बना, उसी 18% में से अल ज़रात टैंक बना, उसी 18% में से एंटी पर्सनल गाड़ियाँ जो हैं वो बनी, APC जिनको कहते हैं। उन्हीं 18% में से आपकी तोपें बनती हैं, उन्हीं 18% में से सारा असला, वेपन, बारूद, गोलियां बनती हैं। उसी 18% में से 8 लाख फौज और इनके रिश्तेदारों को मेडिकल की सपोर्ट दी जाती है। उसी 18% में से जवानों का राशन आता है, उनको खाना दिया जाता है। उसी 18% में से ये सारी बिल्डिंग्स बनती हैं। उन्हीं 18% में से इनके ऑफिसेस, इनकी मेंटेनेंस सब कुछ बनती है। उसी 18% में से जितने यूनिफॉर्म हैं, बूट हैं, यूनिफॉर्म के इक्विपमेंट आइटम्स हैं, वो सारे बनते हैं। उसी 18% में से पाकिस्तानियों मीगर उसी 18% में से ऑपरेशन में इतनी परफॉर्मेंस देने के बावजूद, जंगों में इतनी परफॉर्मेंस देने के बावजूद, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट सारा कुछ बनाने के बावजूद, जहाज बनाने के बावजूद, उसी 18% में से आपका जितना IT का इक्विपमेंट है फौज का, सिग्नल का इक्विपमेंट है फौज का, वो खरीदा जाता है। उसी 18% में से आपके एटमी असासों की हिफाजत की जाती है। उसी 18% में से आपके बहरी जहाज लिए जाते हैं। उसी 18% में से आपके मिजल बोट्स ली जाती हैं। उसी 18% में से आपके C-1 ओरियन त्यारे लिए जाते हैं। उसी 18% में से शहीदों के फैमिलीज़ को मदद दी जाती है। वो ऐसा पैकेज है कि दुनिया में कोई ऐसा पैकेज नहीं है जो पाक फौज अपने शहीदों को पैकेज देती है। उसी 18% में से ये सारी गाड़ियां चलती हैं। उसी 18% में से उस गाड़ियों का पेट्रोल आता है। उसी 18% में से जो जितना इक्विपमेंट है वो आता है। उसी 18% में से जो एक्सरसाइजेज होती हैं, ट्रेनिंग होती हैं, बाहर के मुल्कों के साथ ट्रेनिंग होती हैं, जो बाहर के मुल्कों में अफसर कोर्स करने के लिए जाते हैं, उस 18% में से होता है। इसी 18% में से अल्हम्दुलिल्लाह कराची में अमन कायम किया। वो अमन जिसको कोई पाकिस्तानी सोच नहीं सकता था। आप देख लें वो कराची जो क्राइम सीन में पहले कितने 100वें नंबर पे होता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह किस तरह पीस कितने बेहतर नंबर पे आ गया हुआ है। कराची में बिजनेस लौट आया, रोशनियाँ लौट आई हैं, सब कुछ लौट आया। ये किस वजह से हुआ है? ये अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़ौज की एफर्ट से और अवाम की ताकत से हुआ है। इसी 18% से हुआ। फिर इसी 18% से आपने बलूचिस्तान में अमन कायम किया, बलूचिस्तान में डेवलपमेंट के रास्ते खोले। कोई 20-22 प्रोजेक्ट हैं बलूचिस्तान में जो फ़ौज अपनी निगरानी में करवा रही और वहाँ के लोगों को इसमें इन्वॉल्व कर रही है। इसी 18% में से वहाँ के बच्चों को उठा के पाकिस्तान के बहुत बेहतरीन तालीमी इदारों में ला के डाला गया है, ताकि वो आला तालीमी इदारों में बलोचों के बच्चे पढ़ें और वापस जाके आपके स्पोक्समैन बने पाकिस्तान के और बताएं कि व्हाट इज़ द पाकिस्तान, क्या है, क्या सोच है और उनको कौन गलत रास्ते पे डाल रहा है। इसी 18% में से आपकी फ़ौज ने इंडिया, इजराइल और बाकी बड़ी ताकतों की साजिशों को नाकाम बनाया। आपके साथ मिल के बनाया लेकिन नाकाम बनाया। लेकिन इसका कंपैरिजन में देखें कि जो फ़ौज आपसे 11 गुना इस्तेमाल कर रही है बजट इंडिया, वो क्या इन सारी सिचुएशंस को जैसे पाकिस्तान ने कंट्रोल किया कर सका? नहीं कर सका। कश्मीर
आप देखें रिसर्जेंस होगी। पंजाब आप देख लें, रेफरेंडम हो रहा है वहाँ पे इंडिया के खिलाफ। उसके बाद नागालैंड, मिजोलैंड, 7 सिस्टर स्टेट्स, आज़ादी का ऐलान कर दिया गया वहाँ पे। तो वो नाकाम हुए इतने बड़ा बजट लगाने के बावजूद, और आप कामयाब हुए थोड़ा सा बजट लगाने के बावजूद। नतीजा ये है कि आपने बजट को ज़ाया नहीं किया, अमानत समझ के लगाया, और उन्होंने बजट को ख़यानत समझ के इस्तेमाल किया। ये सारा कुछ करने के बावजूद 18% उसको, अपनी फ़ौज को ताना देने वालों को बता दें, गैरतमंद पाकिस्तानियों, कि इस 18% को लेने के बावजूद जो फ़ौज कामयाबियां समेटी हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती है पूरी दुनिया में, ना मिलेगी। खड़े हो जाएं इनके खिलाफ, जो ये एक माफिया है और आपकी फ़ौज को टारगेट करना चाहता है, मिल के आ जाएं, और इसको जो ये एक ऑफेंसिव इन्होंने लॉन्च किया हुआ है उसको फाइल करना है हमने इंशाअल्लाह ताला, और फाइल करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। एक एजेंडा है जिसको मैं आखिर पे आपको बताऊंगा कि वो एजेंडा क्या है, बाहर की क़ुव्वतों का और यहाँ की क़ुव्वतों का मिलके, कि इस मुल्क की फ़ौज को कमज़ोर करना है। कमज़ोर करेंगे तो 4 टियर ऑब्जेक्टिव एजेंडा है उनका जो वो अचीव करना चाहते हैं, हम उसको कभी अचीव नहीं होने देंगे। गर्दनें कटवा देंगे, ब्लड दे देंगे, 100 दफ़ा जिएंगे, 100 दफ़ा मरेंगे, लेकिन फॉरेन एजेंडा और लोकल एजेंडा जो है उसको अचीव नहीं होने देंगे। थैंक यू वेरी मच।